कांग्रेस नेता राहुल गांधी कब क्या बोल जाते हैं इसका अंदाजा उन्हें भी नहीं होता। तभी तो वो अपने बयानों की वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं। वहीं अपने बयानों की वजह से कई बार राहुल गांधी मजाक का पात्र भी बन चुके हैं। कई बार अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी को कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े हैं और आगे भी उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर की गई विवादित टिप्पणी की वजह से राहुल गांधी के खिलाफ देश के अलग अलग कोर्ट में कई मामले दर्ज हैं। वहीं अब अपने उन बयानों को लेकर राहुल गांधी कोर्ट से रहम की गुहार लगाते फिर रहे हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों के कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ कई मामलों में सुनवाई चल रही है। वहीं इस बार राहुल गांधी द्वारा बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी के खिलाफ अब मामले में झारखंड की चाईबासा जिला कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिस पर रोक लगाने और केस को निरस्त करने की मांग करते हुए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं इस मामले में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से उनके वकील ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने के लिए कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को मुकर्रर की है। आपको बता दें, ये मामला राहुल गांधी द्वारा साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है। उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेस जन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते, ये बीजेपी में ही पॉसिबल है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी को अपमानजनक और मानहानि करने वाला बताते हुए चाईबासा के बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने जिला कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद चाईबासा कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। शिकायतकर्ता बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि अमित शाह के खिलाफ जितने भी केस थे उनमें बरी हो चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी की ओर से दिया गया बयान अपमानजनक है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि सभी मोदी चोर हैं। उनके इस बयान को लेकर भी उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। बिहार और उसकी राजनीति भी गजब है। यहाँ अर्श से फर्श तक का सफर तय करने में ज्यादा समय नहीं लगता और फर्श से अर्श तक का भी। अब जरा तेजस्वी यादव को ही देख लीजिए और वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार को देख लीजिए। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है और वो लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र से बेदखल करने का दम भर रहे हैं। इसके लिए वो विपक्षी एकता की वकालत भी करते हैं। हालांकि उन्हें विपक्ष के ही नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बड़ा झटका दिया है। उनके द्वारा बुलाई गई भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के अलावा डी राजा और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जैसे वाम दलों के नेता भी शामिल हुए, लेकिन इस मंच पर नीतीश कुमार नहीं दिखे। आपको बता दें, नीतीश कुमार से जब समाधान यात्रा के दौरान केसीआर द्वारा इस रैली में आमंत्रित नहीं करने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों ने इस घटना को बिहार के मुख्यमंत्री के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा है। आपको बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी उन्हें पीएम मटेरियल मानती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष के लोग एकजुट हों, ये देश हित में है, मेरी कोई व्यक्तिगत ख्वाहिश नहीं है। आपको बता दें, केसीआर के द्वारा विभिन्न दलों को अपनी रैली में आमंत्रित किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी की रैली में जिन्हें बुलाए होंगे वो गए होंगे, मुझे पता नहीं है। मैं अभी समाधान यात्रा कार्यक्रम में लगा हूं, अभी तो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता। तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि केसीआर हमेशा गैर भाजपा और गैर कांग्रेस मोर्चे के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम गैर भाजपा दलों के बीच राजनीतिक दूरी के खिलाफ हैं। हम सभी गैर भाजपा सरकार चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस, ममता बनर्जी की टीएमसी, नवीन पटनायक की बीजेडी, टीडीपी, देवगौड़ा सहित राजनीतिक दल एक साथ आएंगे। राजनीतिक दलों के बीच आधी एकता से भाजपा को नहीं हराया जा सकता। जब उनसे पूछा गया कि क्या केसीआर की रैली नीतीश कुमार को नहीं बुलाना उनके लिए एक झटका है, तो केसी त्यागी ने कहा, इस समय निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पार्टियों के बीच की एकता बनाने का प्रारंभिक चरण है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा का समापन करने के बाद फिर दिल्ली आएंगे और हर दलों के नेताओं के साथ बात करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि केसीआर कुछ महीने पहले बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम महासचिव सीताराम येचूरी, सीपीआई महासचिव डी राजा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से दिल्ली मिले थे।
उन्होंने दीपांकर भट्टाचार्य, इनेलो अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला के साथ भी मुलाकात की थी। उनका ये मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक विपक्ष को एकजुट करना था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ सितंबर में दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। 2024 के चुनाव से पहले एक गैर भाजपा मोर्चा बनाने की दिशा में चर्चा की थी। कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इसी देश पर करीब 70 सालों तक राज किया, लेकिन अगर आज कांग्रेस की स्थिति देखें तो स्थिति बद से बदतर है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस को अब अपनी विरासत बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है, लेकिन इस यात्रा का कोई फायदा नहीं और कांग्रेस अंदर ही अंदर टूट रही है। तो राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा छोड़ो, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी करो। आपको बता दें, राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इधर उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा देकर अपनी राह अलग कर ली। पंजाब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निकलते ही पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मनप्रीत सिंह बादल ने इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस पार्टी को दिग्गज नेताओं ने झटका दिया हो। इससे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद सरीखे नेताओं ने भी अपनी राह अलग कर ली थी। राहुल गांधी के नाम लिखी गई एक चिट्ठी में मनप्रीत बादल ने लिखा है कि दिल्ली में नेताओं की एक मंडली पंजाब कांग्रेस को चला रही है, इससे केवल गुटबाजी बढ़ी है। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2015 में पार्टी छोड़ी तो गुलाम नबी आजाद ने पिछले साल सितंबर में अपनी राह अलग करते हुए एक पार्टी का गठन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, एन बीरेन सिंह, प्रेमा खांडू, पीसी चाको और जयवीर शेरगिल जैसे कई बड़े नेता हाल ही में कुछ वर्षों में कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया था। इस दौरान उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के काम करने के तरीके पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी घेरा था। आजाद ने कहा था कि राहुल गांधी ने राजनीति में प्रवेश करने के बाद, खास तौर पर सोनिया गांधी द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद, कांग्रेस के पूरे परामर्श तंत्र को ध्वस्त कर दिया है। और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने सोनिया गांधी के नाम इस्तीफा पत्र लिखते हुए अपने 18 साल के संबंधों को खत्म कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार भी गिरा दी थी। सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। सिंधिया आज केंद्र में एक कद्दावर मंत्री हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ लोगों का इस्तेमाल किया है, काम निकाला, लोगों की बात सुनना बंद किया और कांग्रेस ये अब से नहीं, शुरू से करती चली आ रही है। इसीलिए कांग्रेस का हश्र आज ऐसा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार पीएम मोदी और भगवा दल को चुनौती दे चुके हैं। केजरीवाल पीएम मोदी के सामने खुद को पीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पीछे हटते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल को समझ आ गई है कि सियासी तौर पर पीएम मोदी के सामने टिकना उनके बस की बात नहीं है। दरअसल पंजाब में सरकार बनाने और फिर एमसीडी में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह दावा करना शुरू किया था कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। केजरीवाल ही मोदी का विकल्प बन सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी ने कई मौकों पर इस तरह की बातें कही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, आधिकारिक प्रवक्ता से लेकर कार्यकर्ता तक मीडिया के सामने ऐलान करते रहे कि केजरीवाल मोदी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हालांकि अब अचानक पार्टी अपना रुख बदलती दिखाई दे रही है। बुधवार को केजरीवाल ने तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की ओर से आयोजित रैली में हिस्सा लिया और कई दलों के साथ मंच भी साझा किया। मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कवायद करने वाले केसीआर के मंच पर केजरीवाल की मौजूदगी के बाद ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने मोदी के खिलाफ अकेले मुकाबले का प्लान बदल लिया है। आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ हाल ही में अपने पार्टी का तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति नाम करने वाले केसीआर इससे अलग दूरी बनाने की कोशिश में है। नीतीश कुमार के मोर्चे से कन्नी काटते रहे केजरीवाल ने केसीआर के गुट में शामिल होना सही समझा है। बीते बुधवार को तेलंगाना के खम्मम में केजरीवाल ने केसीआर के अलावा केरल के सीएम पिनाराई विजयन और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ मंच साझा किया। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को शुभ संकेत बताया कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता एक मंच पर साथ आए हैं। केजरीवाल ने 2024 और मोदी को सत्ता से हटाने की अपील की तो एकजुटता को उम्मीद की किरण बताया।
उन्होंने मंच से कहा, पहली बार इस देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जागने लगी है। इस देश के अंदर कुछ मुख्यमंत्री एक साथ आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी जैसे नेता एक साथ आ रहे हैं। हम सब मिलकर इस देश की विकास की चर्चा कर रहे हैं। हमने पूरे दिन ये चर्चा की कि देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए, अस्पताल कैसे अच्छे हों, सिंचाई कैसे अच्छी हो, मजदूरों और किसानों के लिए क्या किया जा सकता है। देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होने लगे हैं, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल बैकफुट पर आ गए। राजनीतिक जानकारों की माने तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात और हिमाचल में चुनावी नतीजों के बाद 2024 में अकेले लड़ने का प्लान बना लिया। दावों और उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने के बाद पार्टी ने मोदी विरोधी गठबंधन का हिस्सा बनने का फैसला किया। पार्टी के कुछ रणनीतिकारों का यह भी कहना है कि दिल्ली और पंजाब के अलावा किसी और राज्य में पार्टी का संगठन 2-4 सीटें लाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में अकेले सभी सीटों पर लड़ने का फैसला 2014 की गलती को दोहराना होगा। लोकसभा में पार्टी के पास अभी एक भी सांसद नहीं है। मतलब साफ है कि केजरीवाल को भी अब अंदाजा हो गया है कि मोदी का मुकाबला उनके लिए करना मुश्किल है। हालांकि केसीआर और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के साथ मिलकर वो भगवा दल की विजय रथ को रोक पाएंगे, ये नामुमकिन जैसा है, क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले भी इस तरह का मंच बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में सजा था। 2019 के चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी और केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का ऐलान किया था, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी प्रचंड बहुमत से वापसी कर पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू ये भ्रम पाले हुए थे कि वो मोदी को सत्ता से बाहर कर पाएंगे, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केसीआर और नीतीश कुमार वही सपना देख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा उनके सपने का हश्र क्या होता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।